तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 359 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वर्चुअस कंपनी को 30 बिलियन पॉइंट्स में बेच दे या फिर उसे गॉड जेनर इनहेरिटेंस से एक्सचेंज कर दे। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता है और लास्ट में बोलता है कि यहाँ पर मैं अभी के दरमियान इन सबको रखने वाला हूँ, मैं इसको अभी बेचना नहीं चाहता हूँ, जब डिसीजन आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो सिटी लीडर कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर दूंगा गॉड जेनर इनहेरिटेंस को लेने के लिए, लेकिन तुम्हें 1,20,000 साल का इंतजार करना होगा। तो लू फेंग उनके सामने कहता है कि थैंक यू टीचर, जिसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे वो लू फेंग को जाते हुए देखते हैं और यहाँ पे वो लू फेंग के उस फाइटिंग वाले फुटेज को भी देख चुके थे, जहाँ पे उसने एक पाइनेकल ऑफिसर तक को मारा होता है, वो भी एक फ्लेमिंग गॉड क्रिस्टल को लेकर यूज करके। अगर देखा जाए तो साउ विंग्स ने कई सारे एक्सप्लोजन के डिफ्यूज कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसकी जो डिफेंसिव एबिलिटी थी वो अच्छी खासी हो चुकी थी। और इसी के बारे में सिटी लीडर सोच रहे थे और सिटी लीडर लू फेंग के बारे में कई सारी चीज़ें जान चुके थे, लेकिन यहाँ पे नेमलेस मैनुअल, सोल्जर और जनरल आर्मर इन सब के बारे में ह्यूमैनिटी तक को भी नहीं अभी पता होता है। लेकिन लू फेंग की उन्होंने ग्रोथ को देखा था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि लू फेंग यहाँ पे जरूर पावरफुल इनकाउंटर्स को यहाँ पे मिल चुका हुआ। इसी कारण तो लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यांजी मेन कंटेंट लू फेंग के अपने टेम्प्रेरी बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी लू फेंग आराम कर रहा होता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे केव के अंदर अपने मिनी स्कैनर अपने क्लाउड कंटेंट वाइन को 10 किलोमीटर के एरिया में फैला देता है। और ये उसके सिक्योरिटी के लिए होता है कि अगर उस पर अटैक हो तो लू फेंग के पास एक चांस हो विद स्टैंड करने के लिए। अब दिखाया जाता है मूसा क्लैंसमैन की बॉडी एक स्टोन जैसा बन जाती है उसी केव में, क्योंकि अगर लू फेंग की ह्यूमन बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई तो मूसा क्लैंसमैन की बॉडी रहेगी तो फिर से वो उसे रीग्रो कर लेगा। और बात रही लू फेंग की बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी, तो दोनों मिलके एक साथ सेकेंड वॉल्यूम ऑफ नेमलेस मैनुअल को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लू फेंग को अभी मिला होता है। अब सेकेंड वॉल्यूम फर्स्ट वाले से हार्ड तो होगा ही। अब दिखाया जाता है कि वो लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और जीन्स भी इवॉल्व करना स्टार्ट कर देती हैं। अब लू फेंग उसको ट्रेन करता है और कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि फर्स्ट वॉल्यूम को ट्रेन करने के समय यहाँ पे मेरी जो इवॉल्व हुई थी वो नॉर्मल ह्यूमन सेक्टलर से बहुत ज़्यादा हो गई थी, और यहाँ पे जो इवोल्यूशन हो रही सेकेंड जो यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट जितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों मिलके एक दूसरे के साथ ट्रेन करना शुरू कर देते हैं और उन सबकी टेक्निक को सरपास करना शुरू कर देते। अब दिखाया जाता है कि बीच में कई दिनों बाद बीस्ट की बॉडी क्रम्बल हो जाती है, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ट्रेनिंग के चलते, लेकिन फिर से वो बन जाती है। और अब फिर दिखाया जाता है ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, 2 महीने पास हो जाते हैं उसके ट्रेनिंग की, और हमें सीन चेंज कर उसके प्राइमर रीजन जियोजियांग माउंटेन विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मैनेजर डायलन लू फेंग के पास आया होता है, जहाँ पे वो लोग एक होंग अलायंस से ही आए हुए होते हैं। अब दिखाया जाता है लू फेंग वहाँ होंग अलायंस में जाता है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे अनडाइन खड़े होते हैं जो कि ह्यूमंस टाइप के ही होते हैं और कुछ तो दूसरे रेसेस के, और टोटल 9 बंदे होते हैं। अब लू फेंग उन सब के पास जाता है, ग्रीटिंग्स करता है और क्यूरियस होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे आए क्यों हैं। और लू फेंग को उन सब के फॉर्मलेस प्रेशर से ये महसूस हो जाता है कि ये सभी एम्पायर्स ही हैं। अब वहाँ पे लीडर जो कि पिंक आर्मर लेडी होती है वो लू फेंग के सामने जाकर कहती है योर मेजेस्टी लू फेंग। दिखाया जाता है कि उसकी ब्यूटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल इनवॉय ग्रुप पे होंग अलायंस के तरफ से जो कि आपको होंग अलायंस में ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन देने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पे लू फेंग देखता है कि क्या होंग अलायंस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे लिए आया है। अब देखा जाए तो लू फेंग ने जो इन्फॉर्मेशन सुना था, जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया था, वहाँ पे उसे पता चला था कि जितने भी पावरफुल वॉरियर्स होते हैं नॉर्मली सिर्फ एम्परर लेवल के ही
वहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं और यहाँ पे एम्पर लेवल बनना ये भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और उसने कभी नहीं सुना था कि एक सेक्टर लॉर्ड को होंग एलायंस में कभी इनवाइट किया गया होगा। अब लूफिंग स्माइल करता है, पूछता है कि चलिए अंदर आइए, मैं यहाँ पे बहुत ही सरप्राइज हूँ कि हम यहाँ पे आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लेडी कहती है कि अगर आपने बुलाया तो हम आपको मना कैसे कर सकते हैं। लूफिंग के साथ वो अंदर विला लिविंग रूम में चले जाते हैं। अब लूफिंग उन सब के लिए पहले से तैयार था। लूफिंग उन सबको बैठाता है। अब सारे मेंबर्स वहाँ पे बैठ जाते हैं। लूफिंग उन सब की तरफ इंटरेस्ट की तरह देख रहा था कि आखिर यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ थी कि उसे खींचा लाया। अब लूफिंग को पता था कि वो प्राइमर के सिटी लीडर का डिस्प्ले हो सकता है इसी कारण। अब यहाँ पे लूफिंग फाइनली बैठता और कहता है कि मैं आप सबका नाम नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे वो लेडी कहती है कि मैं ह्यूमन डिजायर एम्पर हूँ और फिर बाद में वो आगे स्माइल करके सबको पास आउट करती है। जहाँ पे साइलू अपने आप को इंट्रोडक्शन करते हैं जिनमें के 2 नाम दिए हैं, फियसिस क्लैन के सेजिंग लाइटिंग एम्पर, फॉर क्लैन के ड्रिपिंग वाटर एम्पर। ऐसे ही करके सारे अपने नाम बताते हैं जो कि 9 इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि 2 ह्यूमंस होते हैं और 7 अदर रेसेस में से होते हैं जो कि सभी एम्प्रेस ही होते हैं। अब लूफिंग कम्प्लीमेंट करते हुए कहता कि ये आप सभी एम्पर ही हैं। यहाँ पे बहुत ही रेयर होता है कि मुझे एक साथ इतने सारे एम्पर से मुलाकात हो और यहाँ पे बाकी के रेस के भी एम्पर से। अब यहाँ पे वो लोग कई सारी बातें करते हैं जो कि ऐसे ही एक पर्सनल होता है जिसे मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे फाइनली वो पूछ ही लेते कि आप यहाँ पे होंग एलायंस को ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे होंग एलायंस में आप ज्वाइन करेंगे तो आप धोखेबाजी या गद्दारी नहीं कर सकते। अब लूफिंग उन सब की तरफ देखता है और लूफिंग आगे बढ़ता है, हाँ क्यों नहीं। अब देखा जाए तो लूफिंग इसको रिजेक्ट भी नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे होंग एलायंस में सुपर वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी उसमें रहा करते हैं। उसके दोनों टीचर्स होंग एलायंस के पास थे और यहाँ पे वो जानता था कि यहाँ पे उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। अब लूफिंग वहाँ पे हामी भरता है कि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा आ जाता है जो कि लूफिंग के लाइट ऑफ आता है और लूफिंग के सोल्जर पे लग जाता है जो कि ह्यूमन स्लिट हाउस होता है। अब दिखाया जाता है कि वो लाइट लूफिंग के सीधे सोल में चला जाता है, उससे मिल जाता है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि होंग एलायंस में तुम्हारा स्वागत है, तुम ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो अब। जिसके बाद वो आगे कई सारी बातें करती हैं और अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे आगे का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो लाइट लूफिंग के माइंड के अंदर जाती है वो भी समझ लो बबाता की जैसी होती है, लेकिन वहाँ पे वो बबाता की बॉडी टाइप नहीं, मतलब वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है एआई की तरह, जो कि लूफिंग से वहाँ पे जितने भी होंग एलायंस के बारे में बता सकती है। और फिर सीन चेंज कर हमें यहाँ पे लूफिंग को दिखाया जाता है जो कि नंबर 9 से पूछता है कि मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर ये क्या था। तो बंदे कहते हैं कि ये होंग एलायंस का एनिग्मा है। अब ये एनिग्मा आप समझ लो तो वही मैंने जो बताया एआई की तरह ही है। तो यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें होती हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्टार्स का भी महत्व होता है। जैसे कि वो बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे टीचर जो कि रिस्पेक्टेड प्राइमर के उस सिटी के लीडर हैं उनके पास 60 स्टार को भी सरपास कर दिया, मतलब कि उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी हो गई कि वो 7 स्टार्स तक को कंट्रीब्यूट को पार कर चुके हैं। अब लूफिंग अपने सोल्जर पे देखता है जहाँ पे अभी लूफिंग के सोल्जर पे 1 स्टार होता है और यहाँ पे लूफिंग भी चाहे तो 60 स्टार को कंट्रीब्यूट करके पार कर सकता है। अभी यहाँ पे वो बंदे बताते हैं कि यहाँ पे तुम अभी होंग एलायंस में ज्वाइन किए हो तो इसलिए तुम्हें 1 स्टार मिला है। जितने भी बंदे अभी ज्वाइन करते हैं उन्हें एक ही स्टार दिया जाता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे तुम कंट्रीब्यूट करते जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें भी 7 स्टार्स तक को कर लिया जाएगा। जिसके बाद लूफिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि आखिर 1 स्टार 7 स्टार पैलेस मास्टर आखिर ये क्या है, क्या तुम उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे डिजायर एम्पर होते हैं जो कि एक छोटे एआई जैसा ही होता है। वो जंप करते हुए कहते हैं लूफिंग तुम अभी ही होंग एलायंस के मेंबर्स बने हो, इतना ज़्यादा तुम डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछे, तुम इसको पढ़ भी तो सकते हो या फिर तुम इसको सर्च भी कर सकते हो। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चालू कर दूँ तो यहाँ पे बहुत ही लंबा टाइम लग जाए। तो लूफिंग भी इस्तेमाल करता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तो अभी ऑफिशियल मेंबर ही बना हूँ। अब यहाँ पे वही सारे बैंक्वेट होती है, उसका स्वागत किया जाता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर सीन चेंज का स्टोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफिंग बैठ जाता है होंग एलायंस के बारे में पढ़ने लगता है और वहाँ पे थोड़ी देर बढ़ने के बाद वो उन सारे इन्फॉर्मेशन को देखता है। लेकिन देखा जाए
तो लूफेंग के पास अभी इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन को जान सके, लेकिन वो थोड़े मोड़े इन्फॉर्मेशन को जान सकता था, कोई पिक्चर्स, फुटेजेस, वर्ड्स या फिर थोड़े मोड़े। अब फिर लूफेंग उन सबको पढ़ने लगता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे लूफेंग आगे करके ऐसी सारी डिटेल्स को जानने लगता है कि ये स्टार्स भी आखिर क्या है। अब ये स्टार उन सब के बैटल रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं, जिनके ज़्यादा हायर पॉइंट्स होंगे उनके उतने ही ज़्यादा स्टार्स होंगे, और उन सब के पावर लेवल को भी दर्शाया जाता है। अब बताया जाता है कि फर्स्ट स्टार एक न्यू कमर का होता है जो कि नॉर्मली एम्पायर लेवल के बंदे होते हैं। सेकेंड स्टार स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं एम्पायर्स में से ही। थर्ड स्टार एम्पायर लिमिट होते हैं जो कि अपने लिमिट पे आ चुके होते हैं। 4 स्टार्स बिगिनिंग नाइट लेवल होते हैं, जैसे कि ट्रुयान को इस लेवल पे देखा जा सकता है। और 7 स्टार वो होते हैं जो कि कम से कम भी यूनिवर्स मास्टर के लोएस्ट लेवल पे हो, जैसे कि टियानसी पैलेस लीडर हैं। अब यहाँ पे लूफेंग उन सारे सिटी को भी देखता है जो कि बहुत बड़ा होता है। अब होंग एलायंस सिटी भी आउटर इनर सिटीज में डिफ्रेंशिएट होती है। लूफेंग उन सारे फुटेजेस और कम्प्लीमेंटेड को भी देखता है, जहाँ पे हर जगह स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ही रहते हैं। लगभग 1 लाख एम्प्रेस होते हैं और ये सारे एक्सीड कर जाते हैं 3 मिलियन तक को। अब लूफेंग उन सारे फुटेज में भी देखता है जहाँ पे 3 मिलियन एम्प्रेस एक साथ जमे हुए थे और सभी 1 to 3 स्टार्स के होते हैं और सब लोग आउटर सिटीज में रहते हैं और इनर सिटीज बिल्कुल ही खाली होता है। अब यहाँ पे 4 से 6 स्टार्स के जितने भी होते हैं वो सभी इनर सिटी में रहा करते हैं और जितने भी इनर सिटी के होते हैं वो सभी नार्स होते हैं। अब कोर सिटी में मैजेस्टिक 1 मिलियन किलोमीटर लंबा पैलेस होता है जो कि 7 स्टार बैंक्स के लिए होते हैं, जैसे कि टियानसी पैलेस लीडर और जीलुडो और पैलेस मास्टर जिसने अपने 7 स्टार्स को भी सरपास कर दिया होता है, जो कि आराम से ट्रिलियंस ऑफ रेसेस को भी हिलाकर रख सकती हैं, हर एक रेसेस को भी तबाह करने की ताकत रख सकते हैं। अब लूफेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है कि ये इनकी ट्रू हिडन स्ट्रेंथ है, प्राइम के सिटी जिनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो रिवर्स कर सकते हैं टाइम को, दूसरे वॉरियर्स को भी रिवाइव कर सकते हैं और काउंटलेस ईयर्स तक उन्होंने वॉरियर्स से फाइट तक किया। लूफेंग इन सब के बारे में गेस कर रहा होता है। अब लूफेंग जानता था कि होंग एलायंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे लूफेंग को इसके बारे में उतना अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लूफेंग आगे इन सब के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है, इन सब के बारे में और भी जानने लगता है। लूफेंग होंग एलायंस की बहुत सारे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ता है कि यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो बकवास हैं इसको मैं स्किप करता हूँ और अब भी हमें सीन चेंज कर आगे बताया जाता है कि ऑक्शन, ह्यूज डील्स ये सब भी यहाँ पे होता है। और ओवल एयर ये एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे फिक्स से लेके एक ड्रैगन तक मिक्स से कमजोर से लेके बहुत ताकतवर तक यहाँ पे रहने वाला है। और अब फिर लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अभी मैं करेंटली नेमलेस मैनुअल वॉल्यूम 2 को स्टडी कर रहा हूँ। मेरी अर्थ बॉडी अभी बहुत ही फास्ट ट्रेनिंग कर रही है और जितना जल्दी हो सके मुझे इसे पूरा करना होगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। और अब फिर मैं सीन चेंज कर यहाँ जी मेन कंटेंट बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहा था होंग एलायंस सिटी में जाने के लिए। वो अभी इतनी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है कि वो उन सारे के एकदम घुसकर अंदर छानबीन एक्सप्लोर करे। अब लूफेंग को फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट करने में 3 महीने लगे थे अपने अर्थ बॉडी को, वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को 29 साल लग गए थे। अब लूफेंग अभी सेकेंड वॉल्यूम को ट्रेन कर रहा होता है और अब फिर बताया जाता है कि देखते ही देखते लूफेंग ने ऑलरेडी सेकेंड वॉल्यूम को 3 महीने तक यहाँ ट्रेन कर लिया होता है। सीन चेंज कर लूफेंग के इंटरनल वर्ल्ड के वास्ट बीस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग आधे नंगे होता है और वहाँ पे उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट या फिर हुओसू बीस्ट अभी जाग के उठाओ। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने प्राइनिकल ब्लड लाइन में होता है। अब लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अपने सेकेंड वॉल्यूम को कंप्लीट करने में उसकी जो अर्थ बॉडी है वो नॉर्मल ह्यूमन से 6 टाइम ज़्यादा पावरफुल हो गई है। अब लूफेंग की जो ब्लड लाइन 6 टाइम्स हुई है वो किसी भी रॉयल फैमिली की डेमन रेस की जितनी हो चुकी होती है। लूफेंग कहता है फाइनली ये हो चुका है, मेरी बॉडी 6 टाइम नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। और लूफेंग कहता है कि मुझे लगा था ये 9 टाइम्स हुई, लेकिन बाद में लूफेंग कहता है कि मुझे इतना भी लालची नहीं होना चाहिए, अभी जो मेरे पास है वो भी हेवनली माना जाता है।
अब यहाँ पे फिर से हमें नेमलेस मैनुअल के बारे में बताया जाता है कि इसके 9 वॉल्स में पहले में 3 टाइम्स एम्पलीफाई, सेकंड में 6 टाइम, ऐसे ही करके 9 तक एम्पलीफाई होता है। और यहाँ पे हर एक में उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो भी इवॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद क्या आता है कि अब मुझे ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना चाहिए। मैंने टोटल 8 को एब्जॉर्ब कर लिया था और जबकि मैंने नेमलेस मैनुअल के सेकेंड मैनुअल को कंप्लीट कर लिया है तो मेरी फाउंडेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और गोल्डन और बेस की भी फाउंडेशन बढ़ चुकी है एक रॉयल ब्लड लाइन डेमन की जितनी। और वो कहता है शायद मैं इस बार ब्लैक वॉरियर बन सकता हूँ इन काउंटलेस ईयर ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में। अब लू फेंग उसी ओशन के किनारे आ जाता है और लू फेंग अपने पास से ब्लड रिवर क्रिस्टल निकालता है, अपने हाथ में कट लगाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है अपने 9 क्रिस्टल को ईजिली एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इस एब्जॉर्प्शन में लू फेंग को दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है लेकिन लू फेंग इसको सहने लगता है और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही आराम से इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। लू फेंग क्या था, चलो 10 को देखते हैं कि क्या मैं 10 को एब्जॉर्ब कर पाता हूँ या फिर नहीं। लू फेंग पूरी तरह से शांत था, एक और क्रिस्टल को लेता है, अपने हाथों को काटता है, वहाँ पे फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे लू फेंग ऐसा करता है ना वहाँ पे उसकी मसल्स पूरी तरह से हिलने लगती है, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लू फेंग क्या आता है मुझे कैसे भी करके इसमें सक्सीड होना है। अभी लू फेंग की पूरी बॉडी कांप रही होती है, वहाँ पे हर एक बोन्स मसल सभी टॉर्न होने लगते हैं, सब चीज़ टूटने लगती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे डिस्पेयर हो जाती है और फिर से लू फेंग की बॉडी बनती है। लू फेंग इसमें सक्सीड हो जाता है। लू फेंग हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैं ब्लैक वॉरियर बन चुका हूँ, एक ट्रू ब्लैक वॉरियर। यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और सक्सेस देखा जाए तो लू फेंग ये नॉर्मल हो गया था क्योंकि लू फेंग ने सेकेंड वॉल्यूम को भी पढ़ा होता है, इसी कारण लू फेंग की जो एबिलिटी होती है वो भी बढ़ गई होती है। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और फिर बाद में अपनी ब्लड रिवर एनर्जी को अनलीज करता है। उसकी आंखें पागलों जैसी हो चुकी थी अपनी पावर में। अब यहाँ दिखाया जाता है कि लू फेंग इसको यूज कर पा रहा था और लू फेंग ने जब 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था तो उसकी स्ट्रेंथ 10 टाइम्स तक ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जब लू फेंग ने फर्स्ट वाले को एब्जॉर्ब की थी तो उस वक्त लू फेंग की सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ी होती है, लेकिन 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद 10 टाइम्स उसकी पावर बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पे फिर से उन्हीं सारी थ्योरी के बारे में बताया जाता है जो कि ऐसे ही फालतू आपको पहले से ही पता होगी, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो अपने बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को करता है, जिसके बाद वो ह्यूमन बीस्ट गॉड बन जाता है। लू फेंग इन सब का जश्न मनाने लगता है। हमें सीन चेंज कर कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग यहाँ पे अपने नेमलेस मैनुअल को ट्रेन करने लगा था और अपनी जीन्स को इवॉल्व भी कर चुका था। उसकी पावर पाइनिकल सेक्टल और ह्यूमन के 6 टाइम जितनी हो चुकी थी। और यहाँ देखा जाए उसकी ब्लड बीस्ट गॉड की पावर को मिलाकर उसकी 6 × 10 टाइम्स तो 60 टाइम्स हो चुकी थी एक पाइनिकल सेक्टल लॉर्ड में। और अगर लू फेंग अपनी बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल को भी यूज करे तो उसमें एम्पलीफिकेशन से लू फेंग की पावर डबल हो जाती है, मतलब कि उसकी जो 6 टाइम पावर और 10 टाइम्स और 2 टाइम्स पावर उसकी टोटल 120 टाइम्स पावर आ चुकी थी। अब लू फेंग के पास जनरल आर्मर भी थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जनरल आर्मर अभी तक लू फेंग अपनी ह्यूमन अर्थ बॉडी पे नहीं यूज कर रहा था, वो सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे यूज कर पा रहा था, क्योंकि इस जनरल आर्मर की रिक्वायरमेंट होती है कि किसी बंदे के पास सेक्टर लॉर्ड की 100 टाइम्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जबकि लू फेंग के पास 120 टाइम्स स्ट्रेंथ आ चुकी है जो कि 100 टाइम्स से ज़्यादा होती है, तो लू फेंग जनरल आर्मर को यूज कर सकता है। और अब फिर लू फेंग हंसते हुए कहता है कि मेरे पास एक और एम्पर जितनी स्ट्रेंथ आ चुकी है। लू फेंग अपने पास से वही हाथों में सिल्वर क्रिस्टल को निकालता है और जनरल आर्मर क्रिस्टल को भी निकालता है और दोनों को फ्यूजन करता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी बॉडी में उसको संभाल लेता है और उसकी हर एक सेल हर एक मसल ऑर्गन्स तक मिक्स हो जाती है और यहाँ पे उसके साथ फ्यूजन होने लगती है। अब आप इस पूरे प्रोसेस को आयरन मैन के जैसे मान लो कि आयरन मैन के बॉडी के अंदर जो उसका मार्क 85 का सूट चला जाता है, वैसे ही जनरल आर्मर लू फेंग के अंदर चला जाता है। अब लू फेंग के अंदर जाने के
बाद लूफेंग इसको टेस्ट करता है और कहता है जेनर आर्मर अपीयर। अब दिखाया जाता है कि उसकी पूरी बॉडी पे वो सिल्वर आर्मर आ जाता है, जिसके कारण उसके पास अभी जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो सेक्टर लॉर्ड की 10,000 टाइम्स हो जाती है, जबकि लूफेंग अगर इसको यूज नहीं करता तो वो सिर्फ 120 टाइम्स होता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लूफेंग यहाँ पे उसके पास ब्लेड वर्क और पाइनेकल टेक्निक भी होती है और यहाँ पे लूफेंग की पावर बहुत बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पे लूफेंग हंसते हुए कहता है कि अब मेरे पास 2 एम्पर जितनी स्ट्रेंथ हो चुकी है, दोनों अर्थ बॉडी गोल्डन और बीस्ट अभी दोनों एम्पर लेवल के हैं और यहाँ पे मैं इन दोनों को यूज करके आराम से दुश्मन के साथ डील कर सकता हूँ। और अब फिर हमें सीन चेंज का बताया जाता है कि लूफेंग के अर्थ बॉडी को सेकंड वॉल्यूम कंप्लीट करने में 3 महीने लगे थे, लेकिन बीस्ट उसका साइज बढ़ा था इसलिए उसको 30 साल लगने वाले थे। और लूफेंग यहाँ पे बिल्कुल ही पेशेंस नहीं था, वो यहाँ पे हेडिंग सिटी की ओर बढ़ जाता है। अब लूफेंग ने यहाँ पे ट्रांसफर बटन से वर्चुअल वर्स में विला भी ले लिया था, जो कि होंग अलायंस में पड़ने वाला था और लूफेंग वहीं पे चला जाता है। मैं सीन चेंज कर वर्चुअल वर्स की ग्रेटेस्ट स्पेस होंग अलायंस स्पेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वहाँ पे आ जाता है। अब लूफेंग वहाँ पे आ जाता है, जो कि उसका लिविंग रूम होता है। होंग अलायंस सिटी में आ चुका था और वो एक लिविंग रूम 1000 स्क्वायर मीटर्स में होता है और उसकी हाइट 10 मीटर जितनी होती है। वहाँ पे बबाता की एंट्री फिर से होती है, जो कि उसके सोल्जर पे बैठी हुई होती है और कहती है लूफेंग तुम्हें एक मेल रिसीव हुआ है जो कि तुम्हारे लिविंग क्वार्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे ये एरिया 3200 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। अब यहाँ पे वही विला के बारे में है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरिया इन सब के बारे में बताया जाता है तो इन सब को जान के क्या ही करोगे। और अब फिर लूफेंग वहाँ पे आउटर सिटी में जाता है, जो कि मोस्टली क्राउडेड होता है, वहाँ पे भर भर के लोग भरे हुए होते हैं और लूफेंग उन्हीं की लिटिल डिस्ट्रिक्ट की ओर आगे जा रहा होता है। लूफेंग आसमान की तरफ ही देखता है, जहाँ पे एंडलेस स्पेस होता है, जहाँ पे चारों तरफ स्टार्स भी होते। लूफेंग कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने जमा किया है यहाँ पे हर एक स्टार एक वॉरियर को दर्शाता है और यहाँ पे वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर इन स्टार्स में से मेरा स्टार कौन होने वाला है। फिर लूफेंग आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे सारे लोग लूफेंग को देखते हैं, जो कहते हैं कि लगता है एक नया बंदा आया हुआ है और यहाँ पे वो कहता है मैंने इसको कभी नहीं देखा है कि ये होंग अलायंस में है। अब लूफेंग उन सब के पार्टी में आ जाता है और वो सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ पे लूफेंग बबाता से बता देता है कि बबाता मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। यहाँ पे जो टाइटल है लूफेंग का प्राइमरी सिटी लीडर डिस्पल होने का, ये बहुत ही शॉकिंग है। अगर ये फैल गया तो लूफेंग के लिए बहुत ही यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लूफेंग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताने वाला है। अब लूफेंग उन सब के साथ बैठ जाता है, वहाँ पे बात करने लगता है। लूफेंग उन सब के मार्किंग्स को देखता है, जो कि 4, 2, 1, 3 ऐसे ही स्टार्स होती हैं। अब यहाँ पे लूफेंग की उन सब से बहुत सारी बातें होती हैं, जो कि वो सब अपने अपने पर्सनल बातों को बता रही होते हैं और ये पूरी के पूरी चैप्टर में होते हैं। आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। अब यहाँ पे लूफेंग को उन सब के बातों के दौरान ये भी पता चलता है कि यहाँ पे लार्ज शिप डील्स, प्लांट लाइफ फॉर्म, मेटल लाइफ फॉर्म, बीइंग एक्सचेंज, वॉरियर एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल आइटम एक्वायरमेशन, ह्यूज ऑक्शन, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये लोग पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे सट्टेबाजी तो कॉमन है, जो कि लग्जरियस लाइफ जीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर लूफेंग यहाँ पे कई सारी बातें करता है और यहाँ पे कई सारी उसे शॉकिंग जानकारी भी मिलती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लूफेंग को फाइनली दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक हॉल में जाता है, जो कि एक पूल पैलेस होता है, जो कि अलग अलग लेवल्स में होते हैं, जिसमें 2 लेवल्स होते हैं और दोनों के सेम साइज है, लेकिन उन दोनों की स्पेस लिमिटेड होते हैं। अब लूफेंग उसी ट्रेजर्स हॉल में एंटर करता है, जहाँ पे काउंटलेस ट्रेजर्स होते हैं, उन सब के पिक्चर और फुटेजेस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बताई गई होती है और उसकी प्राइसेस भी लिखी हुई होती है। अब वुड जेड वहाँ पे जो एक एम्पर होते हैं वो लूफेंग के साथ बात कर रहे होते हैं उस बात के दरमियान, और वहाँ पे लूफेंग को वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। अब वो बताते हैं कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट से 100 बिलियन तक में जाता है और यहाँ पे हर एक चीज़ में तुम देख सकते हो। जिसके बाद वो सेकेंड फ्लोर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे लूफेंग एक यूनिवर्स ट्रेजर हॉल बेस्ड शेप को भी देखता है, जहाँ पे काउंटलेस ट्रेजर्स ही होते हैं फर्स्ट फ्लोर में। अब सेकेंड फ्लोर में और भी वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, जो कि मिक्स्ड एलिमेंट से भी खरीदे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। या फिर यहाँ पे वो बार्टर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप एक ट्रेजर्स को दो और हम एक ट्रेजर्स को देंगे, ऐसे दोनों ट्रेजर्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में एक ट्रेजर्स का फिक्स प्राइस कर पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब लूफेंग
लूफेंग ऐसे सीढ़ियों पे चढ़कर आगे बढ़ रहा होता है। अब देखा जाए तो सेकंड फ्लोर ऐसे ही किसी के लिए खुला नहीं होता, कोई भी आसानी से आ जा नहीं सकता है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक पियर्सिंग वॉइस होती है जो कि लूफेंग को ही बोली होती है कि यहाँ पे आपको आना मना है। अब वहाँ पे पर्पल स्केल एक बंदा आ जाता है और वो यांग की तरफ देखता है। लूफेंग ने अपने यहाँ भी नाम यांग को रखा होता है अपने यहाँ पे आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। अब वो उसके सामने जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कम से कम 4 स्टार के पास या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी तुम आ सकते हो, नहीं तो तुम्हारे बैंक में 100 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी तुम सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो। तो लूफेंग हंसने लगता है। अब यहाँ पे लूफेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के डेटीज ऑफ द वर्ल्ड को ट्रेन करने के लिए कोई सामान खोज रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे कोई भी सामान नहीं मिल रहा था। अगर यहाँ पे होता भी तो ये मिलियंस टू बिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स में होता और लूफेंग के पास अभी इतने भी पैसे नहीं थे, जबकि लूफेंग ने कई सारे नानसी यूथ को भी मारा था और अभी लूफेंग के पास कैश नहीं थे एक्सचेंज कराने के लिए। अब लूफेंग यहाँ पे सैट्रेस को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक 8 मीटर लंबे पेकीले गोल आर्मर पर नजर जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वर्चुअल यूनिवर्स में लूफेंग होता है, लेकिन फिर भी जब लूफेंग ने उस आर्मर को देखा होता है तो उसके मन में इमीडिएटली सोल्जर और जनरल आर्मर का ही ख्याल होता है और हो सकता है कि ये इससे ही रिलेटेड है। और लूफेंग की आंखें चमक उठती है और वो कहता है ये तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वो कौन सा आर्मर है जिसे देखकर लूफेंग की आंखें चमक उठती। क्या ये आर्मर जनरल आर्मर से भी ज़्यादा पावरफुल है जो कि लूफेंग को 10,000 सेक्टर लॉट से भी ज़्यादा पावर देने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।